यस उसके पहले हम लोग ये वेट ओवरवेट लोगों से शुरू करेंगे। ओके तो ओवरवेट लोगों का जो कंसर्न रहता है वहां से शुरू करेंगे। अगर किसी का वेट बहुत ज्यादा है या उनको लग रहा सी होता क्या है ना, इनिशियली अभी शायद आप लोग सारे अलग अलग कम्युनिटी से आके अभी इस ऐसे कम्युनिटी में हो जहां पर वेट को हेल्थ को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, इसीलिए शायद आपके लिए ये आसान होता है ये समझना कि आप ओवरवेट हो या नहीं। लेकिन कुछ लोगों में या कुछ लोगों की फैमिलीज में या उनके कल्चर में उनके आसपास इतने लोग ओवरवेट होते हैं, अनहेल्दी होते हैं कि उनको कभी ये समझ नहीं आता कि वो खुद अनहेल्दी है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा रहेगा आपके आसपास के बहुत सारे लोगों का पेट का घेरा बहुत बड़ा होता है, और अगर पेट का घेरा बहुत बड़ा है तो उन और बाकी टोटल वेट वेइंग स्केल पे खड़ा होने के बाद अगर उनका वेट 60-55 टच कर रहा है तो उनके हिसाब से वो हेल्दी है क्योंकि उनका वेट तो सही है। तो आपको क्या करना है, एक तो सबसे बेसिक पैरामीटर क्या है, अगर आपको कोई भी बीमारी नहीं है, आप अच्छे से चल रहे हो, आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है, ये प्राइमरी लेवल का है, स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं, आप जो खाना खाते हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, किसी भी खाने की एलर्जिक रिएक्शन आपको नहीं आ रही है, जो बेसिक खाना है, उसके अलावा आप फ्रिक्वेंटली बीमार नहीं पड़ रहे हो, तो इसका मतलब ये है। अच्छा सीढ़ियां चढ़ते वक्त उतरते वक्त अगर आपकी सांस नहीं फूल रही है, आप कंटिन्यूअस 1-1.5-2 घंटा बैठ के अच्छे से अपना काम कर पा रहे हो, जो भी काम, फिर वो आपका घूमने फिरने का काम हो या आपका एक जगह बैठने का काम हो, तो ये जो भी आप इसके अलावा आपके 7 से 8 घंटा नींद अच्छी हो रही है, उठने के बाद आपको फ्रेश लग रहा है, सवेरे उठने के बाद आपके दिमाग में ये थॉट आ रहा है कि मुझे आज काम पे जाना है और मुझे ये चीजें करनी है, ऐसे पॉजिटिव थॉट्स आपके दिमाग में हैं, तो इसका मतलब आप हेल्दी हो। और अगर ये सारी चीजें आपके साथ नहीं हो रही है, इसका मतलब बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हो रही है। इवन वो मेंटल लेवल पे भी हो सकता है, फिजिकल लेवल पे भी हो सकता है। अब अगर ये सही से नहीं चल रहा है, इसके अलावा क्या पैरामीटर होंगे आपके सबसे इंपॉर्टेंट, वेइंग स्केल पर खड़े होने के बाद अगर आपको लग रहा है आपका वेट आपकी हाइट से ज्यादा है, अब ये कैसे डिसाइड होगा, तो आपकी जो हाइट होती है अभी वो हम लोग सेंटीमीटर में काउंट करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी का हाइट 162 सेंटीमीटर है, अब 162 सेंटीमीटर वाले हाइट में से अगर फीमेल है तो 105 आपको माइनस करने हैं, यानी 165 अगर फीमेल का हाइट रहेगा तो हम लोग उसमें से 105 माइनस करेंगे, यानी 100 माइनस हो जाएगा, 62 में से 5 माइनस हो जाएगा तो बचा आपका 57। तो हाइट के हिसाब से जो आपका फीमेल में वेट जो है 57 केजी तक होना चाहिए अगर उनकी हाइट 162 सेंटीमीटर है। अगर वो मेल है और उनका हाइट 162 सेंटीमीटर है तो उसमें से आपको सिर्फ 100 माइनस करने होते हैं, यानी 62 सेंटीमीटर उनका हाइट उनका वेट होना चाहिए। तो ये जनरल, ये एकदम सिंपल, बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूले आपको इंटरनेट में मिलेंगे, वो बीएमआई कैलकुलेट करना होता है, बीएमआई कैलकुलेटर मिल जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन ये सारा कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स याद रखने के बजाय आपको सिंपल याद रखना है कि हाइट के हिसाब से सेंटीमीटर में आपकी जो वेट है उतना आपको करना है। अगर फीमेल है तो 105 माइनस करना है, मेल है तो 100 माइनस करना है। ये हो गया एक पैरामीटर। इसके अलावा अगर आप अभी बैठ के सारे लोग अगर करेंगे, शायद ये भी एक पॉसिबिलिटी होती है कि बहुत सारे लोगों का वेट तो आगे रहता है, हाइट में से इतना माइनस करेंगे, मैडम आपने जो फॉर्मूला बताया उसके हिसाब से अभी मेरा वेट है, लेकिन अगर आपका उतना वेट है लेकिन आपका पेट का जो घेरा है, पेट का घेरा जो है, जो फीमेल्स में 32 के नीचे होना, 32 से नीचे होना चाहिए और मेल्स में 35 के नीचे होना चाहिए, यानी कमर का जो हम लोग घेरा कमर का गिनते हैं वो अगर 32 और 35 के नीचे है तो भी उस केस में भी आप एक हेल्दी कैटेगरी में आते हो। इसका मतलब आपके बेली के ऊपर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट नहीं है, तो ये भी एक पैरामीटर होता है आपका हेल्थ फाइंड आउट करने का। ये 2 पैरामीटर हो गए। अब इसके बाद अगर आपके, ये उन लोगों के लिए है जो जिनकी बॉडी में कोई बीमारी नहीं है, नॉर्मल है। ओके अब आते हैं हम लोग उन लोगों की तरफ जिनकी बॉडी में कुछ हेल्थ इश्यूज है ना। हेल्थ इश्यूज आते हैं तो हम लोग सबसे बेसिक सबसे कॉमन हेल्थ इश्यू होता है डायबिटीज। इसको हम लोग आखिरी में बात करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज्यादा चीजें हम लोगों को सॉर्ट आउट करनी रहती है। लेकिन जो बाकी के लोगों की डिजीज है जैसे पीसीओडी है, तो पीसीओडी में सबसे बेसिक इन्वेस्टिगेशंस क्या होते हैं, आपको कैसे समझेगा आपका हेल्थ अच्छा है या नहीं। सबसे पहले बिना कोई टेस्ट करे आपके अगर मेंसेस सही आ रहे हैं या इरेग्युलर है तो वो आपको हेल्प करता है ये समझने के लिए कि आपका करंट हेल्थ स्टेटस कैसा है। अगर बहुत टाइम से आपको मेंसेस इरेग्युलर आ रहे हैं तो इसका मतलब हेल्थ स्टेटस खराब है। और अगर आप एक्सरसाइज करोगे, वर्कआउट करोगे और प्रॉपरली अगर आपके मेंसेस रेगुलर आने लगते हैं तो इसका मतलब ये है कि अभी आपका हेल्थ स्टेटस इंप्रोवाइज हो रहा है। बिना किसी टेस्ट के आप ये समझ सकते हो। इसके अलावा अगर आपको इन डेप्थ जानना है तो फिर वंस
जैसे जैसे आपको चाहिए वैसे आप सोनोग्राफी कर सकते हो। जैसे अगर 3 महीने पहले किया है और आप 3 महीने से रेगुलरली अच्छे से वर्कआउट कर रहे हो, सब कुछ फॉलो कर रहे हो, तो आपको बस चेक करना है कि आपके सोनोग्राफी की रिपोर्ट में जो सिस्ट आते हैं, जो अंगूर की जैसी गांठें दिखती है, वो कैसी है, कम हुई है, बढ़ गई है, तो उसके लिए भी आप सोनोग्राफी रिपीट कर सकते हो। अगर आपका मेंसेस रेगुलर आ रहे हैं तो आपका क्या काम है, साल में से हमेशा एक बार आपका सीबीसी सॉरी यूएसजी हो जाना चाहिए, तो आपको उसके ऊपर ध्यान देना है। इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, जैसे अब ये पीसीओडी का हो गया, अब आता है थायराइड का। अगेन थायराइड में आपका हेल्थ इश्यूज, आपका हेल्थ करंट स्टेटस कैसा है, ये आपको पता करना है। उस केस में आपको क्या करना है, थायराइड की वजह से कुछ टिपिकल सिम्टम्स आपको दिखते रहेंगे, जैसे किसी को हॉट फ्लशेस होते हैं, अचानक बहुत पसीना आ जाता है, या बहुत गुस्सा आता है, या सडनली किसी का बहुत ज्यादा वेट गेन होने लगता है, या किसी का 2 अलग अलग टाइप के होते हैं, तो किसी का वेट कम हो जाता है। तो आपको कैसे समझेगा कि आपका हेल्थ स्टेटस इंप्रोवाइज हो रहा है क्या? अगर आपके सिम्टम्स जो है वो धीरे धीरे इंप्रोवाइज हो रहे हैं, कल से आपको आज बेटर लग रहा है, 1-2-3 महीने से आप रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे हो, डाइट फॉलो कर रहे हो, और उसकी वजह से धीरे धीरे आपके हेल्थ में इंप्रोवाइजेशन अगर हो रहा है, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा काम करना है। क्या काम करना है आपको बस उसको, जो आपका जिसकी वजह से इंप्रोवाइजेशन हो रहा है, उसको कंटिन्यू करना है। तो आपके सिम्टम्स एक्चुअली सबसे अच्छा मार्कर होते हैं आपको ये समझाने के लिए कि आपका हेल्थ कैसे हो रहा है, कैसे चल रहा है, सही चल रहा है, इंप्रोवाइज हो रहा है कि नहीं। सेकंड, अगर लैब टेस्ट के बारे में बात करेंगे तो आप TSH, T3, T4 चेक करोगे तो उसमें भी आपको आपका थायराइड का स्टेटस पता चल जाता है। तो इस तरह से जो लोग थायराइड के पेशेंट है उनका इंप्रोवाइजेशन होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पेशली जो डायबिटीज के पेशेंट है। अब डायबिटीज के पेशेंट में थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन अंदर तो करना पड़ता है, बिकॉज डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो आपके हर ऑर्गन को डैमेज करती है, आपके बॉडी के हर हिस्से को वो डैमेज करती है। तो इसको आपको कैसे समझेगा कि आपका डायबिटीज इंप्रोवाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी डायबिटीज इंप्रोवाइजेशन का कैसे करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डायबिटीज का इंप्रोवाइजेशन हो रहा है, सबसे पहले आपकी सिम्टम्स जो है, मतलब जो करंट आपको तकलीफ थी, वो अभी अगर कल से बेटर होते जा रही है, आपने डाइट चालू किया है, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, और सपोज आपको पहले फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन आता था और अब वो कम हो गया है, इसका मतलब आपका हेल्थ स्टेटस इंप्रोवाइज हो रहा है। अगर आपको नींद का प्रॉब्लम था तो अब धीरे धीरे नींद इंप्रोवाइज हो रही है। बहुत सारे लोगों को हाथ पैर में मूंगी आती है, अगर वो प्रॉब्लम था और अब वो बेटर हो रहा है, इसका मतलब आपकी हेल्थ धीरे 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 ठीक हो रही है। लेकिन इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जो हम लोग करवाते हैं, जिसमें आपको क्लियर कट सब दिखाई देता है, जो बोलते ना नंबरों में आपको चीजें समझ में आती है। जैसे कि सबसे पहले हम लोग करवाते हैं, एक सेकेंड मेरा, ओके, सो इनिशियली हम लोग बेसिक इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, जिसमें हम लोग सीरम इंसुलिन कराते हैं। अभी सीरम इंसुलिन क्या होता है? सीरम इंसुलिन एक्चुअली आपको हेल्प करता है, ओके, सो फाइंडिंग योर करंट हेल्थ स्टेटस में जब डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उनको अगर उनका करंट हेल्थ स्टेटस फाइंड आउट करना है तो कुछ ब्लड टेस्ट करवाने पड़ते हैं, जिसमें आता है आपका सीरम इंसुलिन, HCRP होता है, पेप्टाइड होता है, BSL फास्टिंग PP होता है, लिपिड प्रोफाइल होता है। सी इसमें से बहुत कुछ चीजें आपको ना भी समझ में आए तभी भी कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो होता है फास्टिंग, जो सबको पता है, खाली पेट शुगर चेक करना होता है, खाने के 2 घंटे के बाद का शुगर चेक करना होता है, और एक होता है HbA1c। अब फास्टिंग का क्या काम होता है? रात में आपने जो खाना खाया है, जो रात भर डाइजेस्ट हुआ है, उसके बाद सवेरे 7 से 8 घंटे के बाद आपका ब्लड शुगर लेवल कम हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि 6 से 7 घंटे के बाद आपकी बॉडी को वापस से एनर्जी चाहिए रहती है, तो आपका इंसुलिन लेवल जो है वो बड़ा रहता है। रात में जब आप खाना खाते हो तब तो ब्लड के अंदर का जो ग्लूकोज है वो इस्तेमाल हुआ रहता है, तो अर्ली मॉर्निंग बिना कुछ खाए आपको फास्टिंग का टेस्ट करना होता है। उसके अलावा आपका PP होता है। PP क्या होता है? दोपहर के खाने के बाद के 2 घंटे के बाद का। तो नॉर्मल लोगों में जब भी हम लोग कुछ खाते हैं तो 2 घंटे के बाद बॉडी के अंदर का जो शुगर लेवल है वो कम हो गया रहता है। क्यों? क्योंकि 2 घंटे में ये इंसुलिन का काम है कि ब्लड के अंदर का सारा जो शुगर है वो इस्तेमाल करके खत्म कर दे 2 घंटे में। ओके, ये उसका काम है। तो 2 घंटे के बाद हम लोग फिर से शुगर चेक करते हैं, ताकि हम लोग को ये समझे कि 2 घंटे के बाद ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो गया है।
ये होता है हमारा फास्टिंग और पीपी, और ये ना हर दिन के ऊपर डिपेंड होता है। फॉर एग्जांपल आज अगर मैंने चावल खाए तो शायद आज मेरा रिपोर्ट ज्यादा आ जाएगा, अगर आज मैंने मिठाई खाई है तो आज ज्यादा आ जाएगा, अगर आज मैं फास्टिंग पर हूँ, आज मैंने एक्सरसाइज किया है, इसका मतलब ये रिपोर्ट नॉर्मल आ जाएंगे। तो आप दिन भर में क्या करते हो उसके ऊपर ये फास्टिंग और पीपी का रिपोर्ट ज्यादा डिपेंड होता है। इसीलिए डॉक्टर्स ने फिर ये इसमें ना पेशेंट्स बहुत बार ऐसे करते थे कि आज रिपोर्ट करना है तो आज चलेंगे, एक खाएंगे, कुछ नहीं खाएंगे, सारी चीजें जो बोला है वो नॉर्मल फॉलो करने के लिए वो सारी चीजें फॉलो करेंगे। लेकिन फिर एग्जैक्टली हर दिन का हम लोग रिपोर्ट नहीं चेक कर सकते कि हर दिन शुगर नॉर्मल रह रही है क्या। तो इसके लिए हम लोग करते हैं HbA1c। अब HbA1c क्या है, वो आपके 3 महीने का शुगर निकालता है कि 3 महीने आपका शुगर लेवल कैसे था। तो भले ही अगर आपने हर दिन शुगर लेवल आप मेंटेन नहीं कर रहे हो, या चीटिंग कर रहे हो, या एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, कुछ भी गड़बड़ कर रहे हो, तो वो आपके HbA1c में पकड़ जाता है, क्योंकि वहां पर पता चलता है कि पिछले 3 महीने से आप हर दिन क्या क्या चीजें खा रहे हो, तो वो HbA1c का रिपोर्ट दिखाता है। अब ये दो टेस्ट के अलावा और एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है जिसको हम लोग फास्टिंग इंसुलिन बोलते हैं ना। व्हाट इज फास्टिंग इंसुलिन? अगर आपके बॉडी के अंदर जब भी ग्लूकोज लेवल बढ़ जाती है तो आपकी बॉडी उसको इंसुलिन रिलीज करती है। ये सबसे बेसिक है डायबिटीज का। तो इंसुलिन लेवल हम लोग चेक करते हैं, अगर इंसुलिन का लेवल सही है तो अगर जितनी ब्लड शुगर लेवल है उसके जरूरत के हिसाब से इंसुलिन बन रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका इंसुलिन सही से काम कर रहा है। ओके, तो अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज है तो टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है, खुद का इंसुलिन नहीं बनता, तो उनका इंसुलिन कम हुआ रहता है। सेकेंड, टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, अगर आपका डायबिटीज जो है नॉर्मल है या नॉर्मल से ज्यादा है तो आपका डायबिटीज रिवर्स हो सकता है। और अगर आपका डायबिटीज इंसुलिन का लेवल बहुत ही कम है, इसका मतलब आपका डायबिटीज रिवर्स नहीं हो सकता या टाइम लगेगा। तो इसके ऊपर ये कितना टाइम लगने वाला है या कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये समझने के लिए फास्टिंग इंसुलिन इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा हम लोग कौन सा टेस्ट करवाते हैं, अगेन रिपोर्ट इस फास्टिंग का जो इंसुलिन का रिपोर्ट होता है वो नॉर्मली 1 से 3 दिनों में आता है, और जो रेंज होता है वो 2.6 to 24 के बीच में होता है। इसके बाद आता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अभी होता क्या है ना, आपका इंसुलिन सही से निकल रहा है, लेकिन अगर आपकी बॉडी उसको सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही है तो भी आपको डायबिटीज हो सकता है। तो वो कैसे पता चलेगा आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस है? तो अगर आपका ब्लड शुगर लेवल हाई है, बहुत बार ना ये लोगों से बहुत मिस्टेक होती है, मैं वेबिनार में हमेशा बोलती हूँ कि सिर्फ फास्टिंग और पीपी का रिपोर्ट देख के अगर आपको डायबिटीज का दवाई शुरू किया है तो हो सकता है कि एक्चुअली आपको उस वक्त डायबिटीज था ही नहीं, लेकिन फिर भी आपको सिर्फ एक रिपोर्ट देख के आपको दवाइयां शुरू की, लेकिन आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी आपकी बॉडी रिवर्स कितना अच्छा कर सकती है, कितना अच्छा अपना बोलते ना बॉडी के अंदर का जो टॉक्सिन्स इतने दिनों से जमा हुए हैं उसको कैसे रिकवर कर सकती है, ये पता करने के लिए आपको ट्राइग्लिसराइड देखने चाहिए, जिसको नॉर्मली लिपिड प्रोफाइल जो कोलेस्ट्रॉल हम लोग चेक करते हैं उसमें आता है। तो अगर आपका ट्राइग्लिसराइड हाई है, आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, और आपका जो HDL जिसको बोलते हैं जो गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो गया है, इसका मतलब आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस में है। अच्छा, इसको सबसे अच्छा तरीका क्या है इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने का? एक्सरसाइज इज वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ रिवर्सिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंस कवर करोगे तो ऑटोमेटिकली डायबिटीज भी रिवर्स हो जाता है। सेकंड, बैलेंस डाइट, वेजिटेबल, प्रोटीन एंड लो फैट डेयरी, यानी जितना हो सके उतना फैट कम खाना है, डेयरी प्रोडक्ट हम लोगों को कम खाना है, कार्ब्स कम करना है, मॉडरेट योर कार्ब्स इनटेक दैट कैन हेल्प यू टू वेट लॉस। आपको क्या करना है, कार्ब्स कभी भी बंद नहीं करने होते। मैंने इसके पहले भी एक सेशन हुआ था जिसमें बताया था कि बिना कार्ब्स का हम लोग नहीं जी सकते। तो एनीवेज खाने में कहीं ना कहीं से कार्ब्स, इवन आप फ्रूट्स ले रहे हो, वेजिटेबल्स ले रहे हो, उसमें भी कार्ब्स है, तो वो बाय डिफॉल्ट ह्यूमंस के लिए लगता है, तो आपको अलग से कार्ब्स ऐड करने का जरूरत नहीं है। तो अगर वो आप करते हो तो आपका बेली फैट रिड्यूस हो जाता है, पैनक्रियाटिक फैट रिड्यूस हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस रिकवर हो जाता है, बॉडी के अंदर का एक्स्ट्रा फैट भी कम हो जाता है। तो जो लोग ओवरवेट भी है, जिनको PCOD भी है, जिनको थायराइड का भी इश्यू है, वो भी लोग अगर खाने में वेजिटेबल ज्यादा रखेंगे, प्रोटीन ज्यादा रखेंगे, डेयरी प्रोडक्ट कम कर देंगे और नॉनवेज अवॉइड करेंगे, तो ये सारी चीजें अगर वो भी करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी भी बॉडी के अंदर का जो फैट है वो यूटिलाइज हो जाता है और ऑटोमेटिकली वेट लॉस हो जाता है। ओके, ये सारी चीजें होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अभी इंसुलिन रिवर्स रेजिस्टेंस को रिवर्स करने के लिए कितना टाइम लगता है? इंसुलिन रेजिस्टेंस हम लोग रिवर्स कर रहे हैं, हम लोग डायबिटीज की तरफ अभी गए नहीं है, ठीक है, क्योंकि डायबिटीज में बहुत सारी चीजें आती है। तो एक इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करें तो ऑटोमेटिकली बाकी की चीजें कम होने लगती है, लेकिन कम से कम 36 मिनिमम 36 to 3 days
तो 36 घंटों से 3 घंटे, मतलब जैसे ही इसके लिए बहुत सारे लोगों को बहुत जल्दी रिजल्ट आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ 36 घंटों से लेके 3 दिन के अंदर भी आपका डायबिटीज इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होने लगता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि एक्सरसाइज और डाइट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी लोग, मतलब ऐसे हैं कि जितने भी लोग सालों से दवाइयां खा रहे हैं किसी भी चीज का, फिर वो थायराइड का लेने दो, पीसीओडी का रहने दो, किसी भी जो स्पेशली लाइफस्टाइल से रिलेटेड डिजीजेस है, तो उनको एक्चुअल में सिर्फ 36 to 3 डेज ही लगेंगे ये समझने के लिए। मतलब 1.5 से 3 दिन ही लगेंगे ये समझने के लिए कि वो फालतू में इतने सालों से दवाइयां खा रहे हैं, वो थोड़ा चेंज करेंगे तो उससे भी डायबिटीज या वो लाइफस्टाइल डिजीज रिवर्स हो जाते हैं, दवाइयों की जरूरत भी नहीं पड़ती। सो ये एक बात है, तो उनको इन चीजों पे ध्यान देना है। इसके अलावा आपका हेल्थ स्टेटस कैसे पता चलता है, स्पेशली डायबिटीज का? HSCRP बोलते हैं टेस्ट इसको। CRP मतलब क्या होता है? सी रिएक्टिव प्रोटीन जिसको बोलते हैं। ज्यादा साइंटिफिक समझने की कोशिश मत करना, HS मतलब हाई सेंसिटिव होता है। तो ये जो एक टेस्ट है ना, आप ये करोगे ना तो ये भी आपको बताता है ये क्या होता है। आपके बॉडी के अंदर सूजन होती है। अभी ये सूजन आप बोलेंगे मैडम किस चीज का सूजन होता है, जिसको मेडिकल टर्म में इन्फ्लामेशन बोलते हैं। अभी इन्फ्लामेशन यानी क्या हो जाता है, अगर आपके बॉडी के अंदर विटामिन कम है, मिनरल्स कम है, आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट कम जा रहे हैं बॉडी के अंदर, तो ओवर द पीरियड धीरे धीरे एंटीऑक्सीडेंट अगर कम है तो ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन यानी एजिंग का जो प्रोसेस है, बुढ़ापे की तरफ अगर हम लोग बढ़ रहे हैं और हमारे बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस ऑल द टाइम होते रहता है, तो वो केमिकल रिएक्शंस जो होती है उसमें से एक फ्री रेडिकल्स निकलते हैं। सी, तो वो जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उसको कॉम्पनसेट करने के लिए विटामिन की जरूरत होती है, क्योंकि वो विटामिन एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं। यानी वो जो ऑक्सीजन निकला है उसको वो लॉक कर देते हैं ताकि वो बॉडी में सब तरफ घूम के आपके बॉडी को डैमेज ना करे। ओके, तो वो जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं वो जब बॉडी में कम पड़ते हैं तब आपके बॉडी के अंदर एक तरह का सूजन आता है। इसीलिए आपने देखा रहेगा कि आपके बॉडी के अंदर या आपके आसपास के कुछ लोगों में उनको एक्चुअल में कोई बीमारी नहीं है। अगर वो रिपोर्ट करने जाते हैं तो उनको ब्लड की रिपोर्ट में या कहीं दिखता नहीं, लेकिन उनको खुद को फ्रेश नहीं लगता। तो फ्रेश नहीं लगता इसका मतलब ये है कि बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन की प्रोसेस चल रही है, कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं जिसकी वजह से कुछ अच्छी चीजें निकलती है, कुछ बुरी चीजें निकलती है। जो बुरी चीजें निकलती है उनको लॉक करने का काम जो है वो विटामिन करते हैं। और इसीलिए हम लोग स्टार्टिंग में और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको विटामिन और माइक्रोन्यूट्रिएंट के ऊपर फोकस करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि आप एक्सरसाइज तो कर लोगे क्योंकि एक्सरसाइज में आ जाओगे, डाइट भी फॉलो कर लोगे क्योंकि न्यूट्रिशन क्या क्या खाना है वो बताते हैं, लेकिन जो इन्फ्लामेशन होता है बॉडी के अंदर, जो एजिंग के प्रोसेस में चीजें बन रही है उनको लॉक करने के लिए विटामिन और मिनरल्स बहुत जरूरी होते हैं, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर जो ये सी रिएक्टिव प्रोटीन्स निकलते हैं जो दिखाते हैं कि बॉडी के अंदर सूजन हो रही है, तो उस सूजन को कम करने की मदद करते हैं। और जैसे जैसे वो सूजन कम हो जाती है आपके जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो इंसुलिन के ताले और चाबी वाला, जो मैंने बहुत बहुत बार एग्जाम्पल दिया है मैंने, कि जो लॉक होते हैं वो आपकी ट्रिगर होते हैं जिसमें इंसुलिन जाके शुगर इस्तेमाल करने लगता है, तो वो जो प्रोसेस है वो इम्प्रोवाइज हो जाती है। अगेन सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये जो अगर किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है यानी बीपी का प्रॉब्लम है, अगर जिसको किडनी का प्रॉब्लम है, क्योंकि ये इन्फ्लामेशन शरीर के हर हिस्से में होता है, तो जिस जिस हिस्से में ज्यादा होता है उस हिस्से का एक डैमेज शुरू हो जाता है। जैसे अगर किसी को कैटरैक्ट हो रहा है या नजर धुंधली हो रही है तो इसका मतलब इसकी आंखों में इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो रहा है। अगर किसी का हार्ट में प्रॉब्लम हो रहा है, अगर किसी को कार्डियक मेडिसिन चल रहे हैं, तो समझो कि एजिंग के प्रोसेस में जहां उनके बॉडी को विटामिन की जरूरत थी वो विटामिन नहीं लिए गए, इसकी वजह से बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हुई उसमें हार्ट डैमेज हो गया। तो ये सारी चीजें, इसके अलावा जो जंक फूड हम लोग खाते हैं, जो प्रिजर्वेटिव्स केमिकल्स जाने अनजाने हमारे बॉडी में चले जाते हैं जो हमें नहीं चाहिए, जैसे अभी डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाना चाहिए, जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में सुनते हैं कि नहीं दही अच्छा होता है, इवन दही भी ठीक है, छाछ ठीक है, लेकिन जो मिल्क प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं, बटर, चीज, ये जो चीजें हमारे खाने में चली जाती है, अभी मेयोनीज एक बहुत जाता है, तो ये सारी जो चीजें होती है ना, तो ये बॉडी में कहीं ना कहीं सूजन बनाती है। तो उसको कम करने के लिए एक्चुअली सी रिएक्टिव प्रोटीन चेक किया जाता है, जो आपको बताता है कि एग्जैक्टली कितना बॉडी डैमेज हो चुका है बिकॉज ऑफ इन्फ्लामेशन, जो केमिकल प्रोसेसेस होती है उसके अंदर। और उससे अच्छा, हम लोग ना बहुत सारे टेस्ट नहीं करते, जैसे अभी आप लोगों ने जब ये प्रोग्राम ज्वाइन किया रहेगा तो इसमें से बहुत सारे टेस्ट आपके किए ही नहीं रहेंगे, कुछ लोगों के किए हैं, कुछ लोगों के नहीं किए हैं, लेकिन क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट हम लोगों को पता होता है कि अगर डायबिटीज हुआ है या अगर पीसीओडी हुआ है तो ऑब्वियसली बॉडी के अंदर विटामिन कम है, इसके लिए इन्फ्लामेशन है, बाय डिफॉल्ट एक्सरसाइज करना पड़ेगा क्योंकि कहीं ना कहीं इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो गया रहेगा। अगर वेट ज्यादा है तो ऑब्वियसली बॉडी के अंदर जो है फैट
डिपॉजिट हो चुका है, तो वो ये सारे टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑटोमेटिकली आपके जो हेल्थ इंप्रोवाइजेशन, वेट कम होने लगता है, आपको हेल्दी लगने लगता है। अगर आप न्यूट्रिशन रेगुलरली कंज्यूम कर रहे हो तो बॉडी का जो सूजन है वो भी कम हुआ रहता है। तो ऑटोमेटिकली ना ये सारी चीजें हेल्प करती है ये समझने के लिए कि आपके बॉडी का करंट हेल्थ स्टेटस क्या है। इसके अलावा हम लोग जो है, इसमें थोड़ा सा जूम करती हूँ ताकि आपको दिखे। इसके अलावा कुछ टेस्ट होते हैं जो हम लोग करते हैं कि आपके बॉडी के अंदर के हिस्से कैसे काम कर रहे हैं। जैसे हम लोग LFT करते हैं, ओके नाउ दिस वन, LFT करते हैं। LFT यानी क्या हो जाता है, लीवर फंक्शन टेस्ट, यानी लीवर कैसे काम कर रहा है। अगर आपने बहुत टाइम से दवाइयां ली है, या स्पेशली जो फीमेल्स पानीपुरी खाती है, तो उन लोगों को क्या होता है, वो तली हुई पानीपुरी जो होती है उसमें बहुत ज्यादा ट्रांस फैट होते हैं, तो उसकी वजह से उनको फैटी लीवर हो जाता है। तो अभी ऑलरेडी हुआ है तो इसको कैसे इम्प्रोवाइज करना है, इसके लिए लिवर फंक्शन टेस्ट किया जाता है, किडनी फंक्शन टेस्ट किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत टाइम से दवाइयां पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं, उसकी वजह से किडनी डैमेज होती है, क्योंकि फिल्टर करना किडनी का काम है। तो उस टाइम पे भी उसकी वजह से भी किडनी का फंक्शन टेस्ट करना जरूरी है। इसके अलावा लिपिड प्रोफाइल, अगेन लिपिड प्रोफाइल क्यों करना पड़ता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कितना हुआ है ये जानने के लिए लिपिड प्रोफाइल करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हम लोग टेस्ट करते हैं। इसके बाद यूरिन माइक्रो एल्ब्यूमिन, ये इसके लिए किया जाता है कि आप हो सकता बहुत बार ना किडनी, देखो आपकी बॉडी सच में भगवान ने दिया हुआ एक बहुत बड़ा मिरेकल है। बहुत आपको बिना बताए बॉडी बहुत सारे लेवल पे अपने आप से मैनेज करने की कोशिश करते हैं, आपको बिना कुछ बताए। जैसे अगर किडनी तब तक वेट नहीं, वो कोशिश करती है कि जितना हो सके उतना वो आपको आप अपने आप में मैनेज करके ठीक करे, लेकिन नहीं होता। तो जब किडनी फंक्शन टेस्ट में शायद किडनी सही काम करती दिखाएगी, लेकिन हो सकता है कि यूरिन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स जो है वो निकल रहे हैं। तो हमेशा बॉडी क्या करती है, प्रोटीन संभाल के रखती है, लेकिन अगर किडनी में से प्रोटीन निकल रहे हैं इसका मतलब किडनी को प्रॉब्लम होना शुरू हुआ है, तो वो आपको रोक सकते हैं। ओके तो जितना जल्दी पता चलेगा उतना रोकना आसान हो जाएगा, उसलिए हम लोग यूरिन माइक्रो एल्ब्यूमिन करते हैं। इसके बाद यूरिन रूटीन करते हैं कि इन्फेक्शन है या कुछ, क्यों, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यूरिन इन्फेक्शन होता ही है, फीमेल में तो होता ही है, क्योंकि यूरिन का जो ट्रैक है वो बहुत छोटा है, तो इजीली इन्फेक्शन हो सकता है। उनको वाइट डिस्चार्ज का एक कंप्लेंट रहता है, क्योंकि वजाइनल ओपनिंग और यूरिनरी ओपनिंग नजदीक रहती है, उसकी वजह से। सेकेंड जो है विटामिन B12 और D3 और CBC, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इसके अलावा भी बहुत सारे विटामिन होते हैं बॉडी में, लेकिन एक्सपेक्टेड रहता है कि कम से कम विटामिन D और B12 तो टेस्ट किया जाए। बट एक्चुअली मुझे अगर आप पूछोगे तो मेरे हिसाब से तो सारे विटामिन चेक करना चाहिए, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन फिर वो ऐसे हो जाता है कि टोटल टेस्ट का बजट इतना ज्यादा हो जाता है कि उतने में ट्रीटमेंट हो जाए। इसके लिए बेसिक जो सबसे ज्यादा जरूरी है उतने ही 2 विटामिन किए जाते हैं। रहा आखिरी CBC आपको आपके बॉडी के अंदर का ब्लड लेवल कितना है वो बताता है। बहुत बार लेडीज कंप्लेंट करते हैं कि हमको ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, ब्लीडिंग नहीं हो रहा है तो क्या सोचते हैं कि शायद मेंसेस का कुछ प्रॉब्लम है, तो हार्मोनल पिल्स शुरू कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली ये रहता है कि बॉडी में ब्लड ही नहीं है, तो ब्लीडिंग कहाँ से होगा। इसके लिए हम लोग CBC भी चेक करते हैं। और जो बाकी के लोग हैं उनके अंदर फाइटर सेल्स कितने हैं, आपका आयन कितना है, आपके ईओसिनोफिल्स हीलिंग सेल्स कितने हैं, तो वो सारी चीजें चेक करने के लिए बहुत बार जो है CBC चेक किया जाता है। तो आपका जो हेल्थ स्टेटस है ना, वो ये सारी चीजें डिसाइड करती है। तो हमेशा जब भी अभी नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि आगे भी एक अगले महीने में वगैरह हम लोग एक सेशन लेंगे, जहां पर मैं चाहती हूँ कि आज ना मैंने थोड़ा सा ऊपर ऊपर सारी चीजों का बताया है, जैसे इन डेप्थ में नहीं बताया कि आपको किस चीज पे ध्यान देना है। मैं चाहती हूँ कि अगर आप हमारे प्रोग्राम में हो ना, तो आपको कभी किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ना पड़े, हमारे पास भी आने की जरूरत ना पड़े। आपको एजुकेट करना है कि आपको समझना चाहिए। हाँ, आपको सिर्फ इतना चीज का ध्यान रखना है, कम से कम आप अपने रिपोर्ट्स पढ़ सकते हो, आपको ये तो समझ में आए कि आपको, अगर आप रोज डाइट कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, अच्छे से फॉलो कर रहे हो, तो आपके पास एक रहना चाहिए कि अगर एक महीने में 15 दिन में आप ब्लड टेस्ट कर रहे हो, तो आपको ये समझना चाहिए कि आपने जो डाइट और एक्सरसाइज किया है उसको आपको आपके रिपोर्ट के साथ कैसे कनेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल एक 5 मिनट रुको। तो आपको क्या करना है कि आपके जो एक्सरसाइज, डाइट और रिपोर्ट्स है उसको कोरिलेट करते आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं
अगर डॉक्टर नहीं हूँ और मैं रोज एक्सरसाइज करती हूँ, मैं डाइट करती हूँ और किसी दिन मेरा ब्लड शुगर लेवल हाई आ जाता है, तो मुझे ये समझना चाहिए कि शायद मैंने खाने में क्या गड़बड़ किया था, ताकि अगले 15 दिन में वो चीज इंप्रोवाइज करूँ और फिर से अपना ब्लड रिपोर्ट खुद पढ़ सकूं। सेम उसी तरह से जिन लोगों को पीसीओडी है, अगर वो अपना एब्डोमिनल गर्थ मतलब पेट का जो घेरा है वो अगर वो सही से मैनेज करते हैं, वेइंग स्केल पे खड़ा रहते हैं, वो सब कुछ अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, तो अगर ऐसा नहीं है कि आपको अगर एक बार आपको पीसीओडी हो गया या आपको मेंसेस आना शुरू हो जाए तो आप फिर से अनहेल्दी चीजें खाने लगोगे, और अगर आप अनहेल्दी चीजें खा रहे हो तो फिर से मेंसेस इरेगुलर होंगे आपके। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या चीज नहीं करनी, तो ऑटोमेटिकली आप वो चीज को इंप्रोवाइज करोगे तो अगली बार आपकी फिर से मेंसेस इरेगुलर आने लगेंगे। सेम थायराइड के लोगों के लिए भी है। जो लोग ओवरवेट है, अभी सब ये तो सब हो गए डिजीज लोग, लेकिन जिसको कुछ बीमारी नहीं है, सिर्फ वेट ज्यादा है, तो आपको तो ये वेट पूरा जिंदगी के आखिरी दिन तक मेंटेन करना है। तो आपको क्या होगा, पर वेट 1-2 kg प्लस माइनस चलता है। अगर किसी टाइम पे ऐसे हो गया कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन फिर भी अगर आपको 2 या 3 kg वेट बढ़ गया, तो आपको खुद को पता होना चाहिए कि मुझे मेरे डाइट में मैंने क्या चेंज किए हैं जिससे मेरा वेट बढ़ा है। तो ये सेल्फ एनालिसिस स्किल आप लोगों में आ जानी चाहिए, तो ही आपको इस प्रोग्राम का फायदा है। अदरवाइज फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने पहले भी वजन कम किया था, वो छोड़ते ही फिर वापस बढ़ जाता है। हाँ, हम लोगों ने पहले भी ब्लड शुगर लेवल कम किया था, लेकिन वो छोड़ते ही वापस बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन की कमी होती है। आपको खुद को खुद का कोच बनना है। हम लोग हमेशा बोलते हैं सारे बनेंगे कोच, कल मॉर्निंग में हमारा बहुत बढ़िया सा सेशन भी है, लेकिन सच में आप खुद के कोच बनने चाहिए, फिर वो फिजिकल एक्सरसाइज वाइज होने दो या आपके नॉलेज वाइज होने दो। तो हमारा गोल ये है कि हम लोग आपको खुद को एजुकेट कर देंगे ताकि वो लोग अच्छे से सारी चीजें फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच। इसी के साथ होप के सारे लोगों को बेसिक अपने पैरामीटर कैसे चेक करने हैं, हम लोग इसमें से हर एक पैरामीटर को थोड़ा सा इन डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोगों को करना है और अपने आप को कैसे ध्यान में रखना है कि आपको क्या करना है। क्योंकि फिर इसमें किसी दिन हम लोग मुझे लगता है जब पीसीओडी का मंथ हुआ था, हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था, उस टाइम पे हम लोगों ने पीसीओडी के सारे इन्वेस्टिगेशंस डॉक्टर धनश्री और डॉक्टर प्रियंका ने ली थी। हमारी शुभांगी ने थायराइड के सारे लेके वो T3 T4 एक्सप्लेन किए हुए, और आज मैंने डायबिटीज के जितने हो सके उतने कवर करने की कोशिश की है। इसके साथ ही मैंने ओवरवेट लोगों को भी क्या किस चीज पे फोकस करना है वो कवर किया है। लेकिन स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि एक बार में डायबिटीज के स्पेशली के वो टेस्ट बहुत सारे होते हैं, तो वो थोड़ा सा इन डिटेल मुझे समझाना है, ताकि क्या करना है आपको बाद में एक स्टिकर एक वो उसका एक प्रिंट दे दूंगी मैं आपको, वो निकाल के ना घर में चिपका देने का, और हर 3 महीने में ना वो टेस्ट करने का एक ही बार। 3 महीने में, 6 महीने में, उसके आगे लिखा रहेगा 3 महीने में कौन से करने हैं, 6 महीने में कौन से करने हैं, और वो ना बस आपको चेक करते रहना है, ताकि क्या हो जाए, जरा भी ब्लड शुगर लेवल फ्लक्चुएट हो तो आपको तुरंत पता चले। तो क्या हो जाता है, तो आप तुरंत उसको इम्प्रूव, आपको पता है डाइट से और एक्सरसाइज से कैसे बैलेंस करना है, तो वो तुरंत आप कर सको। ठीक है? यस यस, ओके। इसके अलावा किसी को कुछ डाउट है तो वो हम लोग चैट बॉक्स में लेंगे, या आप लोग हैंड रेस कर सकते हो।